नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात नेपाल की, जहां इस समय काफी ज्यादा बवाल चल रहा है। संसद भवन को फूंका गया है, राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया है और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगी पाबंदी के खिलाफ युवा आक्रोश इस कदर भड़का हुआ है कि रोकना मुश्किल है। राजधानी काठमांडू सहित कई शहर हिंसा की चपेट में आ गए हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 19 युवाओं को जान गंवानी पड़ी है। सरकार ने वैसे सोशल मीडिया से जो पाबंदी लगाई थी वो उठा ली है, लेकिन आक्रोश थमता हुआ दिख नहीं रहा है। यह सब हुआ कैसे? इस आंदोलन के पीछे कोई संगठित प्रयास था या फिर पूरी तरह स्वतः स्फूर्त था? श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल दक्षिण एशिया का तीसरा देश है जहां की सरकारें अचानक उभरे युवा आक्रोश का शिकार बनी है। आखिर इस सब के पीछे क्या है? सोशल मीडिया का इतना महत्वपूर्ण हो जाना क्या बताता है? हमारा ये वीडियो इन्हीं सब सवालों का जवाब देगा जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। केपी ओली कुछ घंटे पहले तक ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे, अब इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के राष्ट्रीय संप्रभुता के रक्षक के तौर पर खुद को पेश कर रहे ओली, अब क्या होगा इनका? चर्चा तो यहां तक हो रही है कि ये देश भी छोड़ सकते हैं। सेना तैयारी कर रही है, तमाम मंत्रियों, सांसदों, नेताओं की सुरक्षा की कोशिश की जा रही है। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें 8 सितंबर की ज्यादातर तस्वीरें हैं। किस तरह से आग लगाई गई, संसद भवन पर नौजवान चढ़ गए, पूरे काठमांडू और कई जगह पर टकराव, पुलिस के साथ टकराव, गाड़ियां जलाई गई। ऐसा दृश्य राजधानी काठमांडू ने अरसे से नहीं देखा था। इसकी कल्पना ही नहीं थी कि इतने कम उम्र नौजवान, जिसमें तमाम स्कूली ड्रेस में थे, वे सड़कों पर इस तरह उतर आएंगे। गुस्सा दरअसल था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगी पाबंदी, जिसके खिलाफ नौजवान इस तरह से हिंसक हुए। कई शहरों में प्रदर्शन हो गए। पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया और गोलियां चलाई कई जगह, जहां पर 19 लोगों के या बच्चों के या छात्रों के मरने की खबर है और लगभग 400 लोग घायल हैं। काठमांडू में 17 और सुनसरी के इटहरी शहर में 2 लोगों की मौत हुई है। नेशनल ट्रॉमा सेंटर के अनुसार कई घायलों के सिर और सीने में गोली लगी है। काठमांडू, बीरगंज, भैरहवा और पोखरा जैसे शहरों में कर्फ्यू है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में। सोशल मीडिया पर हैशटैग है नेपोकिड ट्रेंड। नेपोकिड ट्रेंड में है। नेपोकिड यानी नेताओं के बच्चों की बात, उनकी रईसी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। नेताओं के बच्चों की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियां और विदेशी दौरों के वीडियो और फोटो वायरल हैं। संदेश यह दिया जा रहा है कि आम आदमी जिंदा रहने के लिए नेपाल में संघर्ष कर रहा है, लेकिन नेताओं के बच्चे हर सुख सुविधा भोग रहे हैं। यह सवाल तो बहुत दिनों से चल रहा था। जब ये बातें सोशल मीडिया में आने लगी तो उस पर लगी पाबंदी। हालांकि पाबंदी के पीछे कुछ और भी कारण सरकार ने बताए थे। प्रधानमंत्री केपी ओली कह रहे थे कि वे संप्रभुता को, नेपाल की संप्रभुता को कमजोर नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानून मानना होगा, जिसकी वजह से पाबंदी लगी है। लेकिन फिर जब आंदोलन इस तरह भड़का तो सरकार के सुर बदल गए। नेपाल सरकार ने तत्काल एक बड़ा फैसला लिया शाम होते होते, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ऐलान किया कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और 26 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा बैन हटा लिया गया है। यह फैसला आपातकालीन कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया, जब काठमांडू में जेन जी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों ने सरकार पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। 19 लोगों की या 19 नौजवानों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए। रमेश लेखक ये गृह मंत्री हुआ करते थे कुछ समय पहले तक। इन्होंने कहा कि आज के प्रदर्शन में भारी
मानवीय क्षति हुई, मैं इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और इस पद पर नहीं रहूंगा। गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। इसके बावजूद आंदोलन थमा नहीं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर पर अटैक कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घर पर हमला किया। रिपोर्ट्स हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर को भी निशाना बनाया गया। प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग, जिनकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी, उनके घर में भी आग लगा दी गई। और आखिरकार दोपहर बाद 9 सितंबर को केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया, यानी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल की सरकार भी युवा आक्रोश का शिकार बनी है। 2022 की मई में श्रीलंका में ऐसे ही युवा आक्रोश उभरा था और सरकार को जाना पड़ा था। 24 में बांग्लादेश में ढाका में हमने ये देखा और शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तेजी से आक्रोश उभरा, संगठित हुआ और सरकार बदलकर ही माना। और इन सब के पीछे कौन लोग थे? आमतौर पर कोई चेहरा नहीं। जेन जी, जी हां, उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन पैदा कर दिया स्वतः स्फूर्त ढंग से, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। ये जेन जी क्या है, क्यों कहते हैं जेन जी? थोड़ा इसको भी समझ लें। जेन जी, इसका मतलब क्या है? जेनरेशन जेड। जेड अल्फाबेट का आखिरी अक्षर है, आप जानते हैं, इंग्लिश वर्णमाला का। तो जो आखिरी अक्षर है, इसका मतलब जो सबसे नई पीढ़ी है, ये 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है, जो अब युवा होने की ओर है, किशोर और युवता के बीच में। इसके पहले जो लोग पैदा हुए थे, उन्हें कहा जा रहा था मिलेनियल्स। मिलेनियल्स यानी जो जब शताब्दी बदली तो फिर वो बड़े हो रहे थे। 1981 से 96 के बीच ये पैदा हुए, इन्हें मिलेनियल्स कहा गया। और फिर आया जेनरेशन एक्स 1965 से 1980, यानी इसके पहले वो एक्स हो चुके हैं। मिलेनियल्स के पहले जो है वो जेनरेशन एक्स है। तो ये एक नई भाषा है, खासतौर पर सोशल मीडिया के दौर में। तो जेन जी जब कहा जाए तो इसका मतलब होता है जेनरेशन जेड, एक्स वाई के बाद जेड, आखिरी। तो आखिरी में जो पैदा हुए और इस समय जवान हो रहे हैं। नेपाल में जो पूरा इस समय का आंदोलन है, उसमें जेन जी ही थे और तमाम प्रदर्शनकारी तो स्कूली यूनिफॉर्म में थे। यह समझना मुश्किल है कि इसके पीछे कोई संगठित अभियान है, क्योंकि अचानक फूटा जिस तरह से, वो ये भी लगता है कि स्वतः स्फूर्त था। फिर कई बार यह भी लगता है कि जैसे किसी बच्चे के हाथ से कोई खिलौना छीन लिया जाए जिसे वो बेहद पसंद करता है, बच्चा रोने लगता है। जेन जी का सड़कों पर निकलना क्या कुछ वैसा ही है? शायद उन्हें यह भी नहीं पता था, जो लोग सड़क पर उतरे, कि इसका परिणाम क्या होगा जब आप संसद पर अटैक करते हैं तो गोलियां चल सकती हैं। सुरक्षा बल, शायद प्रोटोकॉल होगा कि वो उसकी रक्षा करें, लेकिन वो तो जैसे अपना खिलौना वापस पाने के लिए आमादा थे, यानी वो बच्चे। और 19 लोगों की मौत हो गई। सवाल यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पाबंदी लगी क्यों थी? यह मुद्दा यहां तक पहुंचा कैसे? दरअसल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने लगभग साल भर पहले एक फैसला दिया था और उसी फैसले के आधार पर नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस दिया था। वो नोटिस क्या था? सरकारी नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और इसके लिए 28 अगस्त रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख थी। कहा गया कि आदेश न मानने पर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया गया और यहीं से विवाद शुरू हुआ। नेपाल सरकार ने दावा किया कि हेट स्पीच और फेक न्यूज रोकने के लिए ऐसा करना पड़ा। वैसे दिलचस्प बात है कि ऐसे ही नियम भारत में भी 2 साल पहले बनाए गए, लेकिन शायद ही किसी प्लेटफॉर्म ने उन्हें मानने से इनकार किया हो। सभी ने रजिस्ट्रेशन कराया और भारतीय कानून को मान्यता दी, पर नेपाल में वे अड़े हुए हैं। क्या इसलिए कि भारत जैसा बड़ा बाजार वे खोना नहीं चाहते और नेपाल उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता, इसलिए वहां वो डेमोक्रेसी खेलते हैं या अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हैं? वैसे भी जो बच्चे, युवा सड़कों पर उतरे, उनका सवाल अभिव्यक्ति की आजादी का जरूर था।
उनका कहना था कि सरकार ने उन्हें आवाज उठाने से रोकने की कोशिश की है। यह रजिस्ट्रेशन का मामला नहीं है। वे बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे और सरकार ने बहाना बनाकर सोशल मीडिया पर बैन लगाया, जबकि बैन करप्शन पर लगना चाहिए था, सोशल मीडिया पर नहीं। वैसे टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बैन नहीं है, जिसका इस्तेमाल करके इस आंदोलन को काफी फैलाया गया। तो सोशल मीडिया का प्रतिबंध, सोशल मीडिया के जरिए विरोध, वैसे इसका फायदा विरोधी दलों ने भी उठाया ही होगा, अपनी ताकत लगाई होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ा हिस्सा आंदोलन का स्वतः स्फूर्त था। कुछ संगठित तत्व भी दिखे, जैसे हामी नेपाल नाम का समूह जो भ्रष्टाचार और बैन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। और इसी बीच कुछ समूह ऐसे भी आए जो राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे, यानी जो राजशाही की पुनर्बहाली चाहते हैं। वैसे नेपाल की सड़क पर उतरकर सरकार को बदलने की जो कोशिश है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। आप याद कीजिए 1990 का जन आंदोलन, 1990 जब राजा वीरेंद्र वहां पर राजा वीरेंद्र थे, तो नेपाल की जनता ने राजशाही के खिलाफ सड़क पर उतरकर लोकतंत्र की मांग की थी। इस आंदोलन ने राजा वीरेंद्र को मजबूर किया था, राजा वीरेंद्र, कि संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करें और बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना करें। इस आंदोलन में भी दर्जनों लोग मारे गए थे, लेकिन ये नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। फिर 2006 का जन आंदोलन, 2006 ये एक बड़ा जन आंदोलन था। 2001 में रॉयल मैसेकर हुआ, यानी राजकुमार दीपेंद्र ने अपने परिवार की हत्या कर दी। राजा ज्ञानेंद्र 2005 में सत्ता में आए, राजा वीरेंद्र के छोटे भाई। इससे जनता में भारी गुस्सा भड़का और 2006 में माओवादियों और 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन ने विशाल जन आंदोलन शुरू किया। लाखों लोग सड़क पर उतरे और 21 लोगों की मौत के बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस आंदोलन ने 2008 में राजशाही को पूरी तरह खत्म करके नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया था। इसके पहले जो माओवादी आंदोलन है, ये 1996 से 2006 तक चला था। माओवादियों ने राजशाही और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह चलाया, जिसमें करीब 17,000 लोग मारे गए। इस विद्रोह ने नेपाल की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को बदल दिया और राजशाही के अंत में एक बड़ी भूमिका निभाई। और 2006 के बाद ही वो जो राजा ज्ञानेंद्र वाला अभी हमने चर्चा की, वो आंदोलन हुआ। और पिछले दिनों 2020 से 25 के बीच भी कई आंदोलन हुए। केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ 2020 में युवा सड़कों पर उतरे और अब 2025 में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो जेनजी है वो सड़कों पर नजर आई। कुछ समूह राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। जैसा हमने बताया, 2025 में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए थे। राजा ज्ञानेंद्र, यानी जब जब सरकार जवाबदेही से चूकती है तो लोग सड़क पर उतरकर बदलाव लाते हैं। यह नेपाल का इतिहास रहा है और यही स्थिति फिलहाल है। असंतोष बढ़ रहा है और देश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की ओर है। केपी शर्मा ओली, ये केपी शर्मा ओली जिन्होंने इस्तीफा दिया है, 73 साल के हैं। खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, ये उनका चौथा कार्यकाल था। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी CPN UML के अध्यक्ष हैं। ओली ने 1966 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और 1970 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, जो बाद में कई ग्रुप्स में ये कई उसके विभाजन हुए। पंचायती शासन के खिलाफ ओली के प्रो डेमोक्रेसी आंदोलन के कारण कई बार गिरफ्तार किया गया उन्हें और 73 से 87 तक 14 साल ओली जेल में रहे। इसमें 4 साल एकांत कारावास के थे, यानी कोई मिल भी नहीं सकता था। 12 अक्टूबर 2015, 24 अगस्त 2016, यानी इस बीच जब नेपाल के नए संविधान लागू हुए तो पहली बार PM बने थे ओली। वैसे नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से 16 साल में 14 बार सरकार बदली है।
भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और सत्ता की होड़ ने जनता का भरोसा तोड़ा है। इसलिए बीते दिनों राजशाही की बहाली की बात भी कुछ लोग करने लगे, जिसे हटाने में हजारों नेपालियों ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। ओली भी उनमें से एक थे। लोगों को उम्मीद थी कि बेहद संघर्ष करके जो लोग सत्ता में आए, जिन्होंने गरीबी देखी, वो गरीबी और गैर बराबरी दूर करेंगे, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और गरीबी, गैर बराबरी और बेरोजगारी का मामला पीछे छूट गया। इस समय बेरोजगारी दर नेपाल की लगभग 20% है। नेपाल में प्रति व्यक्ति आय महज $1450 सालाना है, जो बेहद कम है, भारत से आधी, जबकि भारत की स्थिति भी बहुत खराब है। तो थोड़ा नजर डालते हैं नेपाल की राजशाही पर। यह है क्या? राजा वीरेंद्र। नेपाल में शाह वंश ने 1768 से 2008 तक शासन किया। अंग्रेजों ने पूरा भारत और लगभग चौथाई दुनिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन नेपाल पर कभी अंग्रेजों का शासन नहीं हो पाया, बल्कि नेपाल का इस्तेमाल किया वहां के गोरखाओं ने। अंग्रेजों ने अपने पक्ष में गोरखाओं का इस्तेमाल किया और 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नेपाल के गोरखा सेना अंग्रेजों के साथ यहां पर लड़ने आई थी। बहरहाल 2001 में जो राजमहल में नरसंहार हुआ, राजा वीरेंद्र शाह और रानी ऐश्वर्या समेत परिवार के सभी लोग मारे गए। आरोप लगा कि राजकुमार दीपेंद्र ने सबको मार डाला। बाद में दीपेंद्र की भी मौत हो गई, बच गए छोटे भाई ज्ञानेंद्र और उनके बेटे पारस। इस कहानी को बहुत संदेह से देखा गया कि एक बिगड़ैल बेटे ने माता पिता समेत परिवार के हर सदस्य को मार दिया, पर सच्चाई बताने वाला कोई नहीं बचा था। जो बचे वो राजा बने, ज्ञानेंद्र, लेकिन साख चली गई। संदेह इन पर भी किया गया। 2006 के जन आंदोलन ने राजशाही को खत्म कर दिया। 2008 में नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना, लेकिन अब जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी वो जिस तरह से नाकाम हुए हैं कि कुछ लोग फिर से राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं, यानी इतिहास का चक्र उल्टा घुमाना चाहते हैं। मार्च 2025 में यह आंदोलन थोड़ा बड़ा हुआ था और प्रदर्शनों में 2 लोग मारे भी गए थे। यानी जो यात्रा शुरू हुई थी राजशाही खत्म होने के बाद, जिसने बहुत उम्मीदें जगाई थी, वो एक पड़ाव पर आकर ठहर गई। भ्रष्टाचार और अस्थिरता ने जनता में असंतोष पैदा किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे जाहिर करने का सबसे मजबूत जरिया बने हुए थे। और जब उन पर बैन हुआ तो फिर गुस्सा फूट पड़ा। जनवरी 2025 में क्या हाल था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ये आप देखिए। नेपाल की कुल आबादी 2.97 करोड़, यानी लगभग 3 करोड़। फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय हैं 1.43 करोड़, यानी कुल आबादी का 48.1%, यानी लगभग आधी आबादी नेपाल की पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर सक्रिय है। इंस्टाग्राम, जिसमें सबसे जेन ज़ी सबसे ज्यादा यहां रहता है, उसमें 36 लाख, और ट्विटर पर अनुमान है, कोई ठीक आंकड़ा इसका उपलब्ध नहीं है, 55 लाख लोग सक्रिय हैं। यानी देश की आधी आबादी खासतौर पर उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है जिन्हें बैन किया गया था। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ संपर्क या संवाद का माध्यम नहीं रह गए, ये रोजगार से भी जुड़े हैं। सोशल मीडिया प्रमोशन आजकल आम बात है। नेपाल में पर्यटन एक बड़ा उद्योग है जो अपने प्रचार के लिए सोशल मीडिया का काफी प्रयोग करता है, और सोशल मीडिया साइट्स ऐसी हैं जो लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करती है। लिंक्डइन जैसी भी साइट्स हैं। ऐसे में जो लोग राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते, उन्हें भी सोशल मीडिया के बगैर चैन नहीं है, और इस पर लगी पाबंदी वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। नेपाल में युवाओं को कुछ खो देने का एहसास हुआ जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगी। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे तो थे ही, जाहिर है सरकार निशाने पर आ गई, खासतौर पर जेन जी के निशाने पर। जेन जी कुछ ऐसे लगते हैं, दुनिया भर में हर बच्चा हाथ में मोबाइल लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है। यह सिर्फ नेपाल का हाल नहीं है, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के लिहाज से बड़े बड़े देशों की आबादी को पीछे छोड़ चुके हैं। सिटीजन अब नेटिजन कहलाते हैं, और इस पर नियंत्रण का मतलब लोगों के दिमाग पर नियंत्रण है। एआई के जमाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की रुचियों को जगाने और उन्हें बदलने का खेल एक बड़ा
व्यवसाय बन गया है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब वे किसी खास ब्रांड को पसंद करने लगे हैं और क्यों करने लगे हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया अकाउंट अब पहचान का हिस्सा बन गया है। अब एक ऐसी पीढ़ी सामने है जिसके लिए मोबाइल उसके शरीर का वैसा ही हिस्सा है जैसे कि हाथ या पांव। स्मार्टफोन में मौजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो न सिर्फ दोस्तों से जुड़ता है, अपना दुख दर्द बांटता है, बल्कि सूचनाओं और मनोरंजन तक के लिए उन्हीं पर निर्भर है। कई बार तो रोजगार के लिए भी। इसके अलावा उसकी क्रिएटिविटी भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए बाहर आती है और कई तो इन्फ्लुएंसर्स की हैसियत पा चुके हैं। कई बार सरकारें इसे अपने लिए अच्छा मानती हैं कि नौजवान पहले की तरह बात बात पर गुस्सा नहीं दिखाते, सड़क पर नहीं निकलते, बस सिर झुकाए स्क्रीन में घुसे रहते। लेकिन उसे नहीं पता कि आभासी जिंदगी अब वास्तविक जिंदगी से कम अहमियत नहीं रखती। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना कितना भारी पड़ सकता है, यह नेपाल बता रहा है। जाहिर है पाबंदी कोई हल नहीं है, लेकिन क्या कई देशों की जीडीपी से ज्यादा कमाई करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भी अनियंत्रित होना चाहिए? क्या विशाल कॉरपोरेट कंपनियां बन चुके ये प्लेटफॉर्म वाकई न्यूट्रल हैं? कौन इनकार कर सकता है कि हेट स्पीच और फेक न्यूज के जरिए सोशल मीडिया पर एक बड़ा राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.